हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, खरी खरी के संपादक है कुलदीप शोरान, और हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा में जो 10 सीटें हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और पिछले कई दिनों से सिरसा में हैं, सिरसा की सीट को लेकर के भी हम इनसे जानेंगे तमाम वो जानकारियाँ जो आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है। इस वीडियो में आपको वही कुछ मिलने वाला है तमाम 10 की 10 सीटों पर। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया प्रमोद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 की 10 सीटों पे हम चर्चा करें तो बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस, चूँकि एक समझौते में एक सीट कुरुक्षेत्र का रण जो कांग्रेस ने छोड़ा था, वहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बाकी 9 सीटों पर अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। आज आएगी लिस्ट, कल आएगी, ये कुछ चल रहा है। और कुछ जेजेपी की बात करें और इनेलो की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ उम्मीदवार दिए हैं। फिलहाल सिनेरियो है वो क्या चल रहा है? आप भी पूरे हरियाणा में घूमते हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रमोद जी, सिंपल सी बात है कि हरियाणा में इसमें किसी की हवा नहीं है, ना किसी की खिलाफत की हवा है, ना किसी के पक्ष की हवा है। मोदी के नाम के वोट हैं और मोदी के खिलाफत के भी वोट हैं, ना कांग्रेस की हवा है। ये लड़ाई बनेगी बगैर फेस की। जहाँ बीजेपी के पास बढ़िया फेस रहेंगे वहाँ बीजेपी का अपर हैंड रहेगा, और जहाँ पर कांग्रेस के मजबूत दावेदार रहेंगे वहाँ कांग्रेस अपर हैंड में रहेगी। और कांग्रेस लेट हो रही है। आप देखिए कि महज नॉमिनेशन में 5 दिन का समय बचा है और कांग्रेस तय नहीं कर पाएगी कहाँ से किसको लड़ाए। इसका फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को जो नुकसान होना था विरोध का, अब उसको कम कर रहे हैं। गिने चुने लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कहीं ना कहीं आप देखिए कि 30 से 40% पार्लियामेंट के एरिया कवर कर चुकी है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट आएंगे 20 दिन में उन्हें हर पार्लियामेंट में 9 से 10 शहर हैं और 550 से 650 गाँव हैं। तो अब मुमकिन ही नहीं होगा किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए कि वो पूरे हलके को और पूरे शहरों को कवर कर सके। तो बीजेपी को माइलेज रहेगा, बीजेपी को मोदी के नाम का माइलेज है, लेकिन कांग्रेस को 10 साल के विरोध का फ़ायदा पहुंच रहा है। वो फ़ायदा कितना उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी, वो कैंडिडेटों की लिस्ट के बाद तय हो पाएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की रण की, क्योंकि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जो है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र एक ऐसी सीट है लोकसभा की जहाँ पर सभी पार्टियों के उम्मीदवार आ चुके हैं, और आपने भी कुरुक्षेत्र में लंबा समय आपने लगाया। कुरुक्षेत्र पे क्या कुछ चल रहा है, दर्शक जानना चाह रहे हैं। प्रमोद जी, कुरुक्षेत्र में इस बार भी चक्रव्यूह है। एक चक्रव्यूह आपने सुना होगा कि महाभारत के समय चक्रव्यूह हुआ था, तो इस बार भी वहाँ चक्रव्यूह है। और चक्रव्यूह में तीनों ही पार्टियाँ फंसी हुई हैं। ना तो वहाँ पर बीजेपी के नवीन जिंदल सेफ हैं, ना वहाँ पर आम आदमी पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और ना ही अभय सिंह चौटाला रेस से बाहर हैं। यानी कि वहाँ तस्वीर ऐसी फंस गई है कि एक के साथ दूसरे का कनेक्शन बन गया है कि बनिया वोटर 2 जगह बट गए हैं। अब अभय सिंह चौटाला सोचते हैं कि भाई जाट वोटर मुझे मिल जाए, मैं रेस में आ जाऊँ। सुशील गुप्ता भी सोचते हैं कि जो किसानों के वोट हैं वो मुझे मिल जाए तो मैं नवीन जिंदल को हरा दूँ। और जिंदल साहब भी सोचते हैं कि जो मेरे परिवार का जो जाटों में जो अच्छा रसूख रहा है उसका मुझे फ़ायदा मिल जाए तो मैं जीत जाऊं। यानी कि कन्फर्म कोई नहीं है, और इसलिए वहाँ पर नज़दीकी मुकाबले में तीनों कैंडिडेट फंसे हुए हैं। अम्बाला का चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अम्बाला एक ऐसी सीट है जहां से कुमारी शैलजा ने लंबे समय से राजनीति की, लेकिन इन दिनों चर्चा बड़ी तेज़ी से चल रही है कि कुमारी शैलजा है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगी, और उनका लगभग टिकट फाइनल भी है। अम्बाला में क्या रहेगा बिना कुमारी शैलजा के? आपको क्या लग रहा है? वहाँ यहाँ पे बीजेपी ने बंतो देवी कटारिया को उम्मीदवार बनाया है, जो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है। सिंपैथी वोट भी उनको मिलेगा। कौन उम्मीदवार है वहाँ पे कांग्रेस उतारे की? पोजीशन फिलहाल किस तरह की लग रही है, मुकाबला या वन वे? देखिए, कायदे से क्या कि अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती है अम्बाला से तो एक वो विनिंग कैंडिडेट हो सकते थे जी। उनके जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा फेस नहीं है जो बंतो कटारिया को एक झटके में हरा सके। जो नाम चल रहा है वरुण मुलाना का, वो एक अच्छा नाम है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, एज MLA अच्छा काम किया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब तक वहाँ पर कुमारी शैलजा खेमे की सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक वरुण मुलाना भी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात यह कि बंतो कटारिया को कुछ सहानुभूति के वोट भी मिल रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह जैसे कटारिया साहब 3 लाख वोटों से जीत गए थे, बंदूक कटारिया 3 लाख से जीत जाएगी। मुकाबला वहाँ भी 1 लाख के आसपास का रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे हरियाणा में सिर्फ गुरुग्राम की सीट ऐसी सीट है जहाँ पर राव इंद्रजीत 2 लाख वोटों से ज़्यादा जीत सकते हैं। बाकी के सारे जो कैंडिडेट 50,000 से 1.5 लाख के बीच में सारी सुई घूम रही है, और वो तब है जब कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं आए हैं। जब कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर सही तस्वीर क्लियर होगी कि कौन सी सीट पर कितना नज़दीकी मुकाबला है, कहाँ पर बीजेपी आगाड़ी है, कहाँ पर कांग्रेस पिछाड़ी है, कहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को पीट रही है। तो यानी इसका हिसाब किताब तब होगा जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन आपको भी पता है, हमें पता है कि 3 सीटें ऐसी जहाँ लगभग क्लियर है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, सिरसा से कुमारी शैलजा लड़ेंगी, और ऐसे ही अंबाला में भी वरुण चौधरी के चुनाव लड़ने के 99% चांस हैं। तो वरुण मुलाना के आने के बाद मुकाबला टाइट तो होगा, लेकिन जीतने की संभावना बंदूक कटारिया की ज़्यादा रहेगी। करनाल सीट को लेकर के चर्चा करते हैं। करनाल पानीपत, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो वहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस है वो फेर में फंसी हुई है कि वहाँ पे उम्मीदवार नहीं दे पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, कुमारी शैलजा कुछ कह रही हैं। पंजाबी चेहरे के सामने एक कोर पंजाबी लाया जाए, या ब्राह्मण पे दाव खेला जाए, या रोड समुदाय को प्राथमिकता दी जाए। आपको क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव करनाल पे चल रहा है? देखिए प्रमोद, करनाल सीट ऐसी है जो 2019 में बीजेपी 5.5 लाख वोटों से जीती थी, पूरे देश में नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर थी फरीदाबाद सीट, और इसीलिए इस सीट को बेहद सेफ मानकर ही खट्टर साहब को वहाँ से उतारा गया है। लेकिन खट्टर साहब को भी इस बात का कहीं ना कहीं डर है, आशंका है कि कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट आने पर उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, चुनौती बढ़ सकती है। इसलिए वो भी ये देख रही है कि कांग्रेस किसको उतारेगी। और आपको बता दूं, कांग्रेस के हाथ में है कि वो क्या खट्टर साहब को सेफ रास्ता देगी, क्या वो खट्टर साहब के लिए चुनौती पेश करेगी, या खट्टर साहब को पसीना पसीना लाने का काम करेगी। कांग्रेस के पास तीनों तरह के चेहरे हैं। लोग इसी बात का वेट करेंगे कांग्रेस वहाँ पर क्या डील करती है, क्या मुकाबले के लिए कैंडिडेट देती है, या जीतने के लिए कैंडिडेट देती है। कांग्रेस के पास जो है तीनों चेहरे हैं। देखिए, अगर कुलदीप शर्मा को टिकट देगी तो खट्टर साहब आराम से 3-4 लाख वोटों से जीत जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस टिकट देती है वीरेंद्र राठौर को या किसी किसानी सोच वाले नेता को, तो उस कंडीशन में खट्टर साहब को मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए क्या है कि वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी करिए या विरोध करिए, जो संजय भाटिया MP थे, उनको लेकर लोगों में बड़ी नेगेटिविटी थी। और खट्टर साहब अच्छे सीम रहे, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर वो एक क्राउड कैचर या जनता के नेता नहीं बन पाए हैं। तो इसी वजह से उनके लिए भी वो आसान रास्ता नहीं है। मोदी के नाम के वोट हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि वहाँ पर पंजाबी बिरादरी के अलावा खट्टर साहब के अपने नाम के वोट नहीं हैं। जो वोट हैं वो मोदी साहब के नाम के वोट हैं। तो इसलिए वो जो मोदी नाम के वोट हैं और प्लस में कांग्रेस का कैंडिडेट है, दोनों मिलकर अगर कुछ ऐसा समीकरण बनाएंगे तो खट्टर साहब आराम से जीत जाएंगे, वरना मुकाबला नज़दीकी भी हो सकता है। अपर हैंड खट्टर साहब का है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट तय करेगा कि आखिर में मुकाबला किस करोट में जाएगा, किस रंग में रंगा जाएगा। सोनीपत पे मोहनलाल बड़ोली नया चेहरा है, विधायक हैं, उनको बीजेपी ने उतारा है, और कुमारी शैलजा कह रही हैं कि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव लड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 का भी चुनाव लड़ा और जो है वो हार गए थे। उनके सामने सांसद बने रमेश कौशिक, लेकिन रमेश कौशिक विवादों में फंस गए, वीडियो वायरल हुआ उनका। अब मोहनलाल बड़ोली, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी जीत की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि मुकाबला ब्राह्मणों के बीच होगा या कोई जाट चेहरा भी यहाँ पे आ सकता है? देखिए प्रमोद, सिंपल सी बात है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ोली, उनको आप नए चेहरे मत कीजिए। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो राय से MLA हैं, और एक प्रेसिडेंट MLA जो सत्ता का होता है उसके साथ में नेगेटिविटी जुड़ती है, क्योंकि सरकार में लोगों के काम होते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, अगर काम नहीं होते तो नेगेटिविटी जुड़ती है। तो वो इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं हैं। उनको इस बात का फ़ायदा मिल रहा है कि अभी तक कांग्रेस ने वहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया है। ये सच्चाई है कि अगर हुड्डा साहब इस बार चुनाव लड़ते तो डेफिनेटली जीतते। क्योंकि 2019 का चुनाव था वो जाट का और नॉन जाट का चुनाव था, तो उसमें हुड्डा साहब हार गए थे। और आपको ये बता दूं कि अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर वहाँ से हम जो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दें या कुलदीप शर्मा को टिकट दे दें, को जीत जाएंगे, तो गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, एक वो जाट मेजोरिटी का इलाका है, सबसे जो हार्डकोर जाट हैं वो या तो रोहतक में है या सोनीपत में है।
तो अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दे दी गई तो जो कट्टर जो जाट वोटर हैं, आप सिंपल लगा लीजिए कि अगर ब्राह्मण को टिकट देने से बीजेपी के 25% मान लिया कि ब्राह्मण वोट टूट जाएंगे, लेकिन ये भी आशंका बन रही है कि 25% अगर ब्राह्मण टूटेंगे तो 25% जो हार्डकोर जाट हैं वो टूटकर जो है तीसरी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि ये बिरादरी ऐसी जो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी। ये तय होगा कि बीजेपी ने उसको ब्राह्मण सीट बना दिया है, लेकिन वहाँ के जो कट्टर जाट ये सोचते हैं कि इस सीट के ऊपर जाट कैंडिडेट लड़े भी और जीते भी। तो ऐसे में जो ये दांव जो लगाने सोच रहे हुड्डा साहब की भी वहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी को ले आए, तो वो दांव जींद जिले के हिसाब से फिट बैठता है, एज ए ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जो जींद जिले की जो 3 सीटें हैं उनमें कांग्रेस ने कभी भी पिछले 50 साल में जींद जिले से कैंडिडेट नहीं दिया। तो उस जिले के हिसाब से सतपाल ब्रह्मचारी की पोजीशन बढ़िया है, वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते हम उसको टिकट दे दें चुनाव जीत जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं एक बीच में सवालिया निशान जरूर है। तो मुझे लगता है कि मोहनलाल बड़ोली की जीत जो है वो बीजेपी के सामने कैंडिडेट का घोषणा होने के बाद ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीतेगी या बीजेपी चुनाव जीतेगी। मोहनलाल बड़ोली की नेगेटिविटी है, उनके खुद के राय हल्के में नेगेटिविटी है। अगर कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दे दिया तो बीजेपी वहाँ पर हार सकती है। रोहतक की बात कर लेते हैं। रोहतक में लगभग तय ये है कि दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, लेकिन इस बीच खबर ये भी आ जाती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। उम्मीदवार हालांकि वही है उनके सामने। और जो फर्जी लिस्ट जारी हुई उसमें भी एक बड़ा चौंकाने वाला नाम था कि आशा हुड्डा, यानी ये भी एक हो सकता है कि लिस्ट अगर फर्जी बेशक है, लेकिन ये इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आशा हुड्डा, यानी कि दीपेंद्र का कार्यकाल 2026 तक बकाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और मुझे हरियाणा में वोट भी मांगने अलग अलग सीटों पर जा करके। तो क्या आशा हुड्डा पे भी दाव खेला जा सकता है, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि दाव खेलने में कोई खमियाजा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लिए राज्यसभा की एक सीट मायने रखती है। आप देखिए, इस एक सीट के लिए हुड्डा परिवार ने कुमारी शैलजा से दुश्मनी मोल ले ली, तो उसको आप 2 साल पहले क्यों छोड़ रहे, 2.5 साल पहले लेकर के जो हुड्डा परिवार में चाहे भूपेंद्र हुड्डा लड़ें, चाहे दीपेंद्र हुड्डा लड़ें, चाहे आशा हुड्डा लड़ें, तीनों के मामलों में उनका वोटर सपोर्टर वही है, तो नुकसान कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो करंट है वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में ज़्यादा है, क्योंकि वो यंग हैं, उनके साथ में मोटिवेशन ज़्यादा है, लोगों के इमोशनल रिलेशन ज़्यादा हैं, तो सबसे बेस्ट तो दीपेंद्र हुड्डा ही रहेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा आराम से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए, अरविंद शर्मा का जो रोल है रोहतक की पॉलिटिक्स में वो नेगेटिव ज़्यादा रहा है। चाहे वो पहरावर की ज़मीन का मामला है, उसमें खट्टर साहब से ही बिड़ गए, वो मनीष ग्रोवर के साथ पंगे लेते रहे, धनखड़ साहब के साथ भी उनके जो सिंह फंसते रहे। अमृत योजना को लेकर के भी उन्होंने स्टेज पे कहा कि करोड़ों रुपए, कई बार उन्होंने जो है ये मान चलिए कि मनीष ग्रोवर के साथ जो पहले 19 में जो आंकड़ा प्यार का था, वो रिश्ता फिर खटास का रिश्ता हो गया। और ये रियलिटी कि 2019 में अगर रोहतक शहर से अगर 20,000 की लीड मिली थी, तो वो उसमें से 75% अगर मोदी जी के नाम की थी, तो 25% मेहनत मनीष ग्रोवर की भी थी। तो अब की बार ना तो खट्टर साहब की वो सपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, ना ही मनीष ग्रोवर की सपोर्ट है, ना ही धनखड़ साहब की पूरी सपोर्ट है। वो दिल्ली के प्रभारी बन गए हैं, इसलिए दिखावे के लिए इधर आते हैं और फिर भाषण देके उधर चले जाते हैं। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा आराम से चुनाव जीतने जा रहे हैं। फरीदाबाद की चर्चा कर लेते हैं। कृष्णपाल गुर्जर वही चेहरा जो बीजेपी ने उतार लिया है और बीजेपी मान रही है कि ये सेफ सीट है, लेकिन फरीदाबाद पे अब इस बार बड़ा रोचक मुकाबला हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने संबंधी के लिए टिकट मांग रहे हैं, करण सिंह दलाल के लिए। वहाँ पे विधायक हैं नीरज शर्मा, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ पे टिकट दी जाए। और फरीदाबाद में जो है जेजेपी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है, युवा चेहरा है जो हुड्डा उतारा है। आपको क्या लग रहा है कि फरीदाबाद में किस तरह का मुकाबला या वन वे? देखिए प्रमोद, क्या है कि वहाँ पर जो इनेलो ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक बड़े जो सबसे बड़े राजा थे अपने जो है नाहर सिंह के परिवार से उनके प्रपौत्र को उतारा है, वो भी जाट हैं। जेजेपी ने भी जाट को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर रामचंद्र बेंदा के बाद जो है कोई जाट नेता एमपी नहीं बना है। इसलिए अगर जो है हुड्डा साहब ये सोचते हैं कि करण सिंह दलाल चुनाव जीत जाएंगे, उनकी गलत फहमी है। देखिए क्या है, केपी गुर्जर का जो समीकरण है, वो समीकरण जो है वो जो गुज्जर वोट हैं, लगभग 2 लाख के करीब गुज्जर वोट हैं, अगर वो एकजुट रहते हैं तो केपी गुर्जर की पोजीशन बढ़िया बनती है। लेकिन अगर वो वोट बट जाते हैं,
या गुजरों के अलावा जैसे वहाँ पर अगर 2 लाख गुजर हैं, 2 लाख वहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, तो अगर कांग्रेस या तो ब्राह्मण दे या गुज्जर दे, तो उस कंडीशन में ही केपी गुज्जर हार सकते हैं। दलाल साहब अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर जो है जाट, मुसलमान और चमार के साथ में एक तीसरी कास्ट नहीं जुड़ेगी, तब तक केपी गुज्जर चुनाव नहीं हारेंगे। तो उस हिसाब से या तो महेंद्र प्रताप चुनाव जीत सकते हैं कांग्रेस टिकट पे, और या नीरज शर्मा भी जीत सकते हैं। नीरज शर्मा सबसे मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए गुज्जर तो 2 लाख में से 1-1 लाख बट जाएंगे, लेकिन अगर नीरज शर्मा आते हैं तो 2 के 2 लाख वोट जो है उनके साथ में जा सकते हैं, तो वो बाजी पलटने वाला वोट बैंक हो सकता है। अगर दलाल साहब आएंगे तो फिर केपी गुज्जर को तीसरी बार की हैट्रिक की अभी बधाई दे देते हैं। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह फिर से यहाँ पे आए हैं और बीजेपी भी मान रही है कि हमारी ये सेफ सीट है, लेकिन इस बार यहाँ पर चूँकि पिछला चुनाव यहाँ से कैप्टन अजय यादव ने लड़ा, इस बार चूँकि कुमारी शैलजा, जो रणदीप सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी है, वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अजय यादव को उतारा जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रावदान सिंह या राज बब्बर, क्या लग रहा है कि राज बब्बर भी कोई बड़ा चमत्कार कर सकते हैं गुरुग्राम में? हालांकि यहाँ से जेजेपी ने भी जो है अहीर चेहरा दिया है, जो राहुल फैजलपुरिया जो सिंगर है, क्या लग रहा है कि गुरुग्राम सीट पे क्या कुछ हो रहा है? देखिए प्रमोद, क्या है कि जो गुरुग्राम की जो सेटिंग है जी, वो जो सामाजिक समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, वो साफ तौर पर जो है राव इंद्रजीत समर्थक कहिए या मोदी समर्थक कहिए और वर्सेज अन्य हैं। अगर कांग्रेस किसी अहीर को टिकट देती है तो वहाँ पर क्या है कि लगभग 5 लाख के करीब जो है अदर स्टेट्स के लोग वोटर्स हैं, वो पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के साथ में हैं। तो उस कंडीशन में अगर वो अजय यादव की टिकट काट के अगर राज बब्बर को टिकट देते हैं, तो जो अजय यादव को जो अहीरों के वोट मिले थे, क्योंकि वहाँ पर जो है लगभग जो है 3 लाख के करीब अहीर वोटर हैं, तो वो 3 लाख वोटर एक मुश्त राव इंद्रजीत चले जाएंगे, वो फिर जीत जाएंगे। और अगर बीजेपी कांग्रेस टिकट देती है अहीर को, तो फिर 4 लाख जो बाहरी वोटर हैं वो फिर राव इंद्रजीत को मिल जाते हैं। तो दोनों कंडीशन में से दोनों इकट्ठी तो हो नहीं सकती। तो बीजेपी को यही फायदा हो रहा है कि उसका समीकरण जो है वो कांग्रेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत 5वीं बार वहाँ से एमपी बनने जा रहे हैं। भिवानी को लेकर के वहाँ से भी फिर से जो उम्मीदवार है धर्मवीर सिंह को बना दिया। हालांकि 2019 में भी उनका खूब विरोध हुआ था, बीजेपी ने फिर जो है ये रिस्क ले लिया, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में फिर लड़ाई है, बड़ा पेच फंसा हुआ है कि किरण चौधरी कह रही हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले, उनका समर्थन कुमारी शैलजा भी कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि रावदान सिंह अहीर चेहरा है, उनको उतारा जाए। और यहाँ पे हालांकि जेजेपी ने भी राव बहादुर सिंह है उनको उम्मीदवार बनाया है, क्या लग रहा है? देखिए प्रमोद, क्या है कि अहीर चेहरे के तौर पर राव बहादुर सिंह, अगर वहाँ पर श्रुति चौधरी भी आती हैं तो भी उनको अहीरों के एक मुश्त वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो जेजेपी के खिलाफ जो माहौल है, उस माहौल में लोग वोट खराब करना नहीं चाहते हैं। तो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा। और धर्मवीर सिंह को पिछली बार जो पुलवामा के जो बड़ा समर्थन मिला था जाटों का भी और गैर जाटों का भी, अब की बार वो नहीं है। अगर श्रुति चौधरी भी मैदान में आती है तो अब की बार कड़ा मुकाबला देंगी। पिछली बार जैसी चीज़ें नहीं कि धर्मवीर सिंह बगैर गांव में जाए वो चुनाव जीत के थे। अगर वो भी आती हैं चुनाव में टिकट लेकर जो है, तो वो भी मजबूत प्रत्याशी होंगी। और अगर रावदान सिंह आते हैं वो और भी 21 रहेंगे। यानी अब की बार धर्मवीर सिंह के लिए वहाँ पर जो है स्वीट केक नहीं है, अब उनको एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि माहौल आप देखेंगे 1 महीने में माहौल पूरे स्टेट का बदला है, उस बदले हुए माहौल का फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है। और वो कैंडिडेट अगर सही होता है तो उस कंडीशन में वो मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भिवानी की सीट के ऊपर धर्मवीर को अब की बार वो एज नहीं है कि चुनाव पक्का जीतने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के कैंडिडेट के हिसाब से ही भिवानी सीट का फैसला होगा। हिसार को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी ने ब्रिजेंद्र सिंह चूँकि कांग्रेस में चले गए थे और यहाँ से बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया। सिरसा से रणजीत सिंह चौटाला हिसार गए और वहाँ से क्योंकि जेजेपी ने नैना सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया और कांग्रेस में यहीं फिर पेच फंसा हुआ है। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि चंद्रमोहन को टिकट दिया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जेपी को दिया जाए, कुमारी शैलजा कह रही हैं कि नॉन जाट चेहरा होना चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर नॉन जाट ही देना है तो फिर चंद्र प्रकाश को दें या रामनिवास घोड़ेला को दें। हाईकमान कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिजेंद्र सिंह को दिया जाए। तो यहाँ पे हिसार में क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन भारी पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है टिकट मिलेगी ब्रजेंद्र सिंह को, क्योंकि देखिए जो मौजूदा कोई एमपी अपनी सीट छोड़ के आता है बड़ी बात होती है। और कांग्रेस जिस पोजीशन में खड़ी है वहाँ पर बीजेपी का सीटिंग एमपी कोई आता है और वो भी ब्रिजेंद्र सिंह फैमिली का, ब्रिजेंद्र सिंह का बेटा आता है, तो उसमें आपको टिकट को नहीं काट सकते हैं।
तो ब्रजेंद्र सिंह भी कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 5 साल के MP के तौर पर वो फेल रहे हैं, उनके प्रति लोगों की नेगेटिव जो है एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके प्रति पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। अगर उनको लोग वोट देंगे तो सिर्फ BJP और JJP के खिलाफ वोट देंगे। नैना सिंह चौटाला को अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 में दुष्यंत चौटाला के प्रति पॉजिटिव माहौल था। उस कंडीशन में भी दुष्यंत चौटाला 9 हलकों में से 8 हलकों में हार गए थे। नारनौल ने उनको लीड दिलाई थी, लेकिन अब की बार नारनौल भी उनके साथ में नहीं है। यानी नैना सिंह चौटाला ने एक बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उनकी भी सियासी मजबूरियां थी, क्योंकि साथ में जब सुनैना चौटाला INLD पे खड़ी हैं, सामने रणजीत सिंह भी खड़े हैं, तो अगर दुष्यंत चौटाला को एक कमज़ोर कैंडिडेट उतारते तो उस कंडीशन में JJP की हालत और पतली होती। तो वहाँ का जो मुकाबला है, रणजीत सिंह को जो परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से आ रही है, वो परेशानी आ रही है कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर जो है, आज 24 तारीख है, तो 28 से 30 तारीख के बीच में 29 तारीख की जैसे आदमपुर में रैली है, तो मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में जो BJP की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और रणजीत सिंह का इलेक्शन जो आज की तारीख में विवादों में फंसा हुआ है, विरोध में फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद इलेक्शन बनेगा और तब तक ही कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज की तारीख में जो विरोध हो रहा है रणजीत सिंह का, वो हाईलाइट ज़्यादा है, लेकिन BJP इतनी कमज़ोर नहीं है, हम ये कह सकें कि मामला निपट गया है। कांग्रेस की प्रत्याशी की जो लड़ाई है उसमें दोनों खेमे आपस में भिड़ेंगे, उसका नुकसान जो है ब्रजेंद्र सिंह को होगा। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं लास्ट में फ़ायदा जो है इसके रणजीत सिंह को फ़ायदा हो सकता है, यानी मुकाबला नज़दीकी रहेगा। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई और अभिमन्यु साथ में आगे तो रणजीत सिंह का पलड़ा भारी हो सकता है। सिरसा को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर, BJP ने सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके डॉक्टर अशोक तंवर को यहाँ से टिकट दे दी। 3 चुनाव डॉक्टर अशोक तंवर ने लड़े, 1 जीते 2 हारे। और चूँकि सिरसा है वो चौधरी देवीलाल का पैतृक इलाका है और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला है। यहाँ से इनेलो ने भी इस बार एक नया दाव खेला है कि नरवाना से उम्मीदवार बनाया है। पॉलिटिकल फैमिली से हैं, उनके दादा भी विधायक रहे और उनके फादर हैं जो संदीप लोट को बनाए, उनके फादर भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। लेकिन कुमारी सैलजा का नाम फाइनल है, ये तय माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अशोक तंवर, कुमारी सैलजा, और JJP ने यहाँ से रमेश खटक है उसको उम्मीदवार बनाया है जो बड़ौदा से 3 बार MLA रहे। सिरसा का सिनेरियो कैसे देखते हैं? देखिए प्रमोद, क्या है कि सिरसा का सिनेरियो आप देखेंगे, सिनेरियो में JJP ने दे दिया धानक चेहरा, ये सोच के कि किसी और पार्टी ने धानक चेहरा नहीं दिया है। INLD ने दे दिया वाल्मीकि चेहरा कि किसी और पार्टी ने वाल्मीकि नहीं दिया है। BJP ने अशोक तंवर दे दिया कि भाई सबसे जो है सैलजा के मुकाबले लोकप्रिय फेस कौन सा है, वो अशोक तंवर, इसको इसलिए दे दिया। और कुमारी सैलजा को टिकट इसलिए मिल रही है कि सबसे मजबूत चेहरा वही है। तो हर पार्टी ने अपना सबसे मजबूत फेस को वहाँ से उतारा है। लेकिन आज की तारीख में ना तो INLD के लिए पहले जैसा माहौल है, ना JJP के लिए 2019 जैसा माहौल है, ना अशोक तंवर के लिए 2009 जैसा माहौल है, और ना ही कुमारी सैलजा के लिए भी 1996 जैसा माहौल है। इलेक्शन अब यहाँ पर लड़ा जाएगा विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से। आप मान के चलिए कि जिस पार्टी के नेता अपने अपने हलकों में मेहनत ज़्यादा करेंगे उस पार्टी की जितनी गुंजाइश बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ये रियलिटी है कि BJP के नेताओं के लिए अशोक तंवर भारी हैं और कांग्रेस के नेताओं में इस पार्लियामेंट में भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी है। अब इनेलो के लिए यहाँ पर हालात, क्योंकि पार्टी कमज़ोर हो गई है तो सुखद नहीं है। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में फंसे हुए हैं। अब JJP के लिए पिछली बार भी जो है 98,000 वोट थे, वो उसके बाद आपके बार आधे से ज़्यादा लुढ़कने के आसार हैं। तो फ़ायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये आकलन भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन चर्चा कुमारी सैलजा की आम लोगों में ज़्यादा है, वर्किंग जो है वो तंवर ने ज़्यादा की है, क्योंकि 1 महीने का फ़ायदा उन्होंने उठाया है। बेशक से उनका विरोध हुआ हो, बेशक से BJP में पूरी पावर के साथ में अभी नहीं लगी है, लेकिन लगभग 150 से 200 गाँव को कवर करने का, कॉलोनियों को कवर करने का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन पलड़ा सैलजा का भारी है, लेकिन टीम अशोक तंवर की भारी है। और BJP की जो चुनावी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें मई के फर्स्ट वीक से देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब देखने की बात यह कि देखिए, अगर हुड्डा ग्रुप ने कुमारी सैलजा का ईमानदारी से साथ दिया तो उनकी जीतने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर BJP के साथ जो जुड़ने वाले जो नेता हैं उन्होंने जैसे पूरी ताकत के साथ अगर साथ दिया तो ये भी मुकाबले में बने रहेंगे। देखिए कि कप्तान बेनीवाल BJP में आ चुके हैं
उसके बाद अगर कांडा ने अगर पूरी ईमानदारी साथ दिया तो सिरसा में रोचक मुकाबला होगा। अगर देवेंद्र बबली अगर बीजेपी में आ गए तो टोहाना में भी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। ऐसे एक रामनिवास सुरजाखेड़ा अगर बीजेपी में आ गए तो नरवाना में भी कांटे का मुकाबला होगा। यानी सिरसा सीट ऐसी है कि दोनों प्रत्याशियों में से कोई चैन की नींद नहीं सो पाएगा और जिसको कांटे का मुकाबला होगा। जिस पार्टी के अपने नेता अगर मजबूती से खड़े रहेंगे तो उसके जीतने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। यानी ये नहीं कह सकते कि भाई जीत किसकी पक्की है। अब की बार पूरे हरियाणा के 10 की सीटों आपको बता दें, मामला जो है कहीं भी एक तरफा नहीं है। जब हम सबसे बड़ी सीट के बारे में बता रहे हैं कि गुरुग्राम में इंद्रजीत 5वीं बार बन सकते हैं, तो बन तो जरूर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पिछली बार की तरह 3.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। वो भी हो सकता है कि भाई 1.5 लाख 2 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं। यानी ये ऐसा इलेक्शन है। आप देखिए 2005 और 2009 में कांग्रेस की हवा चली, जिनको टिकटें मिल गई वो उतर गए। 2014-2019 में मोदी के तूफान में जिसको टिकटें मिल गई वो भी उतर गए। ये इलेक्शन ऐसा है, इस इलेक्शन में फेस की लड़ाई होगी, चुनावी मैनेजमेंट की लड़ाई होगी और उसमें जो पार्टी बेटर चुनाव मैनेजमेंट कर जाएगी उसकी सीटें ज़्यादा जीत सकते हैं। ये बता दें बीजेपी आज की तारीख में 5 से 9 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस भी 1 से 6 सीटें जीत सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट कौन आएंगे, कांग्रेस के आपस के धड़े कितना मिलकर चल पाएंगे और कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो कितनी मजबूती से चल पाएगा। यानी दोनों पार्टियों के लिए बराबर के अवसर मौजूद हैं। हो सकता है बीजेपी लगातार तीसरी बार यहाँ पर अपना डंका बजा ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस 2019 के मुकाबले चौंकाने वाले परिणाम दे और बीजेपी का आधा नुकसान कर दे। तो रोचक मुकाबले हम देखते रहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और सभी 10 की 10 सीटों के ऊपर प्रमोद जी और हम जी मिलकर आपको लेटेस्ट का आपको खबरें देंगे, अंदर की खबरें आपको देंगे और बताएंगे हरियाणा में किस सीट पर कौन सी पार्टी का क्या हाल है, कौन से समीकरण बन रहे हैं और किस पार्टी या किस कैंडिडेट के पक्ष में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। मुकाबला नज़दीकी रहेगा। 10 की 10 सीटों में अब की बार लोगों को एक तरफा माहौल नहीं मिलेगा, बल्कि बिल्कुल कांटे की लड़ाई में एक सीट जाएगी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुकाबला बड़ा नज़दीकी है और जो नेता ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।